एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो बुक समरी है वो 4 अमेजिंग लाइफ स्टोरी के बारे में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, किससे मिलेंगे और मे भी आखिरी बार में किस में मिलेंगे? तो पहला थॉट तो हो सकता है आपका कि क्या बकवास बोल रहे हैं ये। लेकिन अगर आप दूसरे थॉट से इमेजिन करें तो शायद बहुत कुछ आपके माइंड में होगा और हो सकता है कि आपका माइंड ब्लैंक भी हो गया होगा। आपका तो नहीं पता, लेकिन आज जो ऑडियो बुक समरी हम यहाँ पे सुनने वाले हैं उसमें हम सुनेंगे कुछ यूनिक स्टोरी जो अपने अपने कस्टमर को एक यूनिक ऑप्शन देता है पास्ट में जाने का। मगर ऑप्शन ये है कि कॉफ़ी ठंडा नहीं होने से पहले उनको वापस भी आना होगा, वरना उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं, यानी कि कोई अच्छे या बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड। और यहाँ पे ये जो बुक लिखी गई है वो तोशिकागु के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे हम पहली स्टोरी सुनेंगे लवर्स की, यानी कि दुनिया में बहुत सारे कैफ़े हैं पर ये कैफ़े थोड़ा अलग था। थोड़ा अलग क्यों था? थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी अलग अलग था। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ऐसे तो बहुत पुराना आर्किटेक्चर था, छोटी सी जगह थी, इतनी छोटी कि अगर किसी से आप बात करो तो आसपास के लोग ना चाहते हुए भी आपकी बातें सुन ही लेते थे। और काउंटर में 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी और उसके सिवा 3 और टेबल थे। कुल मिलाकर के इस टेबल में 9 से, यहाँ की इस कैफ़े में 9 से ज़्यादा पर्सन के बैठने की जगह ही नहीं थी। पर इस कैफ़े में कुछ तो अलग बात थी। एक लड़की इस कैफ़े में बैठी हुई थी, बाल उसके सुनहरे थे और वो वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। जब भी देखो तो वो एक कुर्सी पर बैठ करके एक किताब पढ़ती रहती थी। कोई भी कस्टमर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन एक लड़की दौड़ते हुए जिस कैफ़े पे आई और चिल्लाने लगी कि वो पास्ट में जाना चाहती है, वो पास्ट में वापस जाना चाहती है, चिल्लाते रहे। अब ये सुन करके कोई भी कहेगा कि ये लड़की पागल हो चुकी है, लेकिन पर वहाँ की जो वेट्रेस काजू बिल्कुल हैरान नहीं हुई। इनफैक्ट वो इस चिल्लाती हुई लड़की फोमिगो की बात सुनने लगी। फोमिगो देखने में तो बहुत स्मार्ट लड़की थी, उसे 6 अलग अलग भाषाएं आती थी और उसका पूरा फोकस अपने करियर पर ही था। वो सिर्फ सूट पहना करते थे और अपने काम से काम रखती थी। पर फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था गोरो का था। गोरो एक सिस्टम इंजीनियर था और वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जहां उनकी मुलाकात हुई थी। फूमिगो गोरो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और दोनों जल्द ही डेट करने लगे। गोरो को गेम्स बनाने का शौक और उसका सपना था कि वो किसी बड़ी कंपनी में काम करने लग जाए। एक दिन अचानक गोरो ने फोमिगो से कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। फोमिगो जो हमेशा सूट पहना करती थी एक ड्रेस खरीद के लाई। उसे लगा कि शायद गोरो उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो रेडी होकर के चली गई। वो दोनों एक हफ्ते पहले इसी कैफे में मिले थे बात करने के लिए और बात करते करते उसे पता चला कि और वो अमेरिका जाना चाहता है। फूमिगो बहुत दुखी, पर उसने उसे रुकने को नहीं कहा। उसके अंदर कई बातें थी जो उसने दबाई हुई थी। उसके मुंह से अंत में बस इतने शब्द निकल पाए कि वो गोरो को अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कह सके। एक हफ्ते तक सोच सोच करके फूमिगो को एहसास हुआ कि वो गोरो से अपने दिल की बात कहना चाहती है। उसने कहीं तो सुना था कि इस कैफे में इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है, पर उसने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक्चुअली में नहीं, पर आज फोमिगो बहुत डेस्परेट थी। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत कितनी बकवास बात है, बस उसे एक बार गोरो से फिर मिलना था। वेट्रेस काजू ने उसे बताया कि बेशक ये मुमकिन है, पर इसके कुछ रूल्स भी है। पहला रूल, वो अपने पास्ट में जा करके अपने प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकती है। ये सुनकर के फोमिगो भड़क गई। क्यों? क्या मतलब? अगर प्रेजेंट को बदल ही नहीं सकते तो फिर क्या हुआ फायदा हुआ जाने का? काजू ने उसे समझाया कि टाइम ट्रेवल बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है। अगर तुम पास्ट में जाकर के थोड़ी भी गड़बड़ कर दो तो प्रेजेंट खराब हो सकता है। जैसे कि पास्ट में जा करके फोमिगो के माँ बाप की कुछ लड़ाई करा दो और फोमिगो प्रेजेंट में होगी ही नहीं। अब ये सब अवॉइड करने की वजह से चेंज नहीं हो सकता प्रेजेंट। ये सुन करके फोमिगो दुखी हुई, पर उसका फैसला बदला नहीं। वो अभी भी जा करके फोमिगो से पास्ट में बात करना चाहती थी। फिर काजू ने उसे दूसरा रोल बताया। उसने कहा कि टाइम ट्रेवल सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्हें उन लोगों से मिलना होगा जो उस कैफ़े में प्रेजेंट थे। फोमिगो तो गोरो से इसी कैफ़े में मिली थी, तो उसे इसी रूल से कोई दिक्कत नहीं थी। अब तीसरा रूल्स आया, टाइम ट्रेवल सिर्फ एक ही कुर्सी पर हो सकता है। फोमिगो रेडी हो गई। उसने काजू से कहा कि वो उसे बता दे कि वो कौन सी कुर्सी है, वो जा करके बैठ जाएगी। काजू ने उसी टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बैठी हुई थी।
फोमिको जल्दी से उसके पास चली गई और कहा कि वो वहाँ बैठना चाहती है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फोमिको उसे परेशान करती रही और वो लड़की नाराज हो गई। जैसे उसे गुस्सा आया, फोमिको अचानक से थम गई और उसे दर्द महसूस होने लगा। वो चिल्लाने लगी और काजू जल्दी जा करके एक कप कॉफी उसको उस लड़के को दे आई। फोमिका को गुस्सा आने लगा कि वो दर्द से चिल्ला रही है और काजू को उस कॉफी की पड़ी हुई है। जैसे उसने कॉफी सर्व की, फोमिको ठीक हो गई। अब ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था काजू को। काजू ने फोमिका को बताया कि वो लड़की एक भूत है। फोमिको ये सुनकर के एकदम सुन पड़ गई। काजू ने कहा कि वो उस लड़की को परेशान ना करे और वो लड़की दिन में एक बार बाथरूम चली जाती है और जब वो जाए तब वो जाकर के उस लड़की की जगह पे बैठ जाएगी। फोमिको वेट करने लगी। काफ़ी टाइम हो गया और फाइनली वो लड़की अपने कुर्सी से उठी। फोमिको जल्दी से जाकर के उसकी जगह पे बैठ गई। अब टाइम आ गया था कि फोमिका के पास में जाने था। काजू आई और उसने फोमिको के सामने कॉफ़ी का कप रख दिया। आखिरी रूल। फोमिको सोचने लगी कि अब और एक रूल है। अब ये क्या रूल है? कॉफ़ी डाल करके काजू ने बताया कि उसे कॉफ़ी के ठंडी होने से पहले इसे पीना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। फोमिका ने पूछा कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? काजू ने बताया कि फिर वो उस औरत की जगह ले लेगी और हमेशा के लिए उस कुर्सी पर बैठी रहेगी। फोमिको डर से कांपने लगी। काजू ने बताया कि वो अपने मरे हुए पति से मिलने गई थी और टाइम का ख्याल रखना भूल गई। इससे पहले कि फोमिको को समझ आता क्या हो रहा है, वो वक्त में पीछे चली गई जहाँ गोरो उसे दूसरी कुर्सी में बैठा हुआ बता रहा था कि वो अमेरिका जाने वाला है। अमेरिका जो जाने वाला है, इस बार फोमिको ने कुछ अलग किया। उसने पूरी हिम्मत की गोरो को बताने की वो कैसा महसूस करती है और हैरानी की बात कि गोरो ने उसे ऐसी बातें बताई कि वो कभी नहीं कहता। उसने कहा कि वो हमेशा सोचता था कि फोमिको उसके लिए काफ़ी अच्छी और एक दिन वो हमें फोमिको छोड़ देगी। तो पर फोमिको तो इस कदर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड थी कि वो गोरो से शादी करने का भी सोच रही थी। फोमिको को बताया कि उसने 3 साल इंतजार किए हैं। फोमिको ने जल्द से जल्द कॉफ़ी ख़त्म कर लिए थे। गोरो ने कहा कि जब वो वापस आएगा, अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी बात धीमी हो गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फोमिको वापस कैफ़े में आ चुकी थी। वो औरत बाथरूम में वापस आई और फोमिको से कहा कि वो उसकी सीट है। फोमिको वहाँ से उठ गई और उसको दिल को काफ़ी सुकून मिला। उसको समझ में आया कि बातें दिल में रख कर के उसने कितनी बड़ी गलती की थी। शुक्रगुजार होकर के वो पे करने चली गई। वाइट ड्रेस वाली औरत मुस्कुराने लगी और वो जो किताब पढ़ रही थी वो उसे बंद कर दिया। नोवेल का टाइटल अब दिखने लगा था। बड़े अक्षरों में उसमें लिखा हुआ था लव एज। अब दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी है हस्बैंड एंड वाइफ की। कैफे में कुथाको आई। कुथाको एक नर्स थी, पर उसकी रोज की यूनिफॉर्म के बजाय आज उसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। कैफे में घुस करके वो एक आदमी जो करीबन हर वक्त वहां पे बैठा रहता था उसके पास गई और कहा, हेलो फुसागी, क्या तुम ठीक हो? फुसागी ने अपनी नज़र ऊपर की ओर उठाया और कहा, हाँ, पर मैं क्या तुम्हें जानता हूँ? कोथाके को सुनकर के दुखी हो गई ये बात, यानी कि उसने अजनबी सोच करके ये आंसर दिया। फुसागी को अल्जाइमा की बीमारी हो गई थी, यानी वो सब कुछ भूलने लगा था। उसे तो यहाँ तक भी याद नहीं था कि वो उसकी बीवी है, पर ये याद था कि वो बीवी कोथाके है। तो जब जो कोथाके वेटर से बातें करने लगी, उसे पता चला कि फुसागी भी पास्ट में जाना चाहता है और कोथाके को एक लेटर देना चाहता है। ये सुनकर के कोथाको ने काजू से पूछा कि लेटर कैसा लेटर? काजू ये सब तो नहीं जानते थे, पर फुसागी ने इतना बताया था कि वो अपनी बीवी को एक चिट्ठी देना चाहता था। अब कोथाके सोच में पड़ गई, कैसी चिट्ठी है ये? क्या ये एक लव लेटर है? कोथाके ने सोचा कि क्यों ना वो पास्ट में जाकर के फुसागी से ये चिट्ठी ले ले। उसके मन में बहुत ख्याल आए, क्या ये सही है नहीं है, पर फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो पास्ट में जाकर के फुसागी से बात करेगी और कम से कम कुछ पल अपने हस्बैंड के साथ में बिताएगी, जिसे आज याद भी नहीं है कि वो उसकी बीवी है। कोथाके अब सोचने लगी थी कि शायद फुसागी उससे बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा नर्स बनकर के उसकी एक खिदमत करेगी। वो वेट करने लगी जब उस घड़ी का, जब वो सफ़ेद कपड़े वाली औरत उस कुर्सी से उठेगी और कोथाके अपने हस्बैंड से पास्ट में जाकर के बात करेगी। कुछ देर बाद वो औरत उठी और कोथाके जल्दी से जाकर के उसकी जगह बैठ गई। काजू के टेबल के पास में आई और कप में कॉफ़ी डालते लगी और उसने वो लेटर उस दिन के बारे में याद करने की कोशिश की जब उस दिन उसके हस्बैंड ने लेटर लिखा होगा। अचानक से कोथागी उसके पास में चली गई। उसने देखा कि कुसागी वहीं पे बैठा हुआ था। कोसागी ने उसे बुलाया, जिसे वो समझ गई कि वो वाकई में पास्ट में चली गई और उसका हस्बैंड उसे पहचानता है।
पर कुसागी दूसरे टेबल पे बैठा हुआ था। उसने अपनी बीवी को बुलाया तो कुथागी ने क्यों ना कुथागी उसकी टेबल पे बैठ जाए। अब क्या हुआ, रूल के अकॉर्डिंग वो अपनी सीट से खड़ी नहीं हो सकती थी। फाइनली कुसागी बैठ गया और दोनों हस्बैंड वाइफ पहले की तरह बातें करने लगे। कुथागी ने कुसागी को डायरेक्टली कहा कि अगर उसके लिए कुछ स्पेशल लिखा है तो फिर उसे दे सकते हैं। कुसागी 1 मिनट के लिए थम गया। इसे कैसे पता चला कि चिट्ठी के बारे में, क्योंकि उसने तो पता ही नहीं था। और कुसागी ने गौर किया और कहा कि अच्छा, तो तुम फ्यूचर से आई हो, इसलिए अपनी कुर्सी से नहीं उठ रही थी। इसका मतलब तुम मेरी बीमारी के बारे में भी जानती हो, जिसका जिक्र मैंने अभी तक अपने बीवी से नहीं किया। क्या मैं फ्यूचर में तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाता हूँ? ऐसा पूछा। कोताके एकदम से चुप हो गए और उसे क्या कहते। उसकी खामोशी में ही कोताको ने जवाब ढूंढ लिया और कोताकी नहीं चाहती थी वो अपने हस्बैंड को इतना बेबस करके छोड़ दे। वो उसे कहती है कि वो फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। पहले तो कुसागी थी यकीन नहीं करता उसकी बात पर उसकी वाइफ के बार बार बोलने से कुतागी मान जाता है वो बात को और कहता है कि तुम ये चिट्ठी अब फेंक दो, अब ये किसी काम की नहीं है। वो उसे चिट्ठी देता है और कहता है कि वो जल्दी ही कॉफ़ी पी ले क्योंकि वो ठंडी होने लगी है। कुतागी जल्दी से कॉफ़ी पी लेती है और प्रेजेंट में वापस जाती है। इतनी ही देर में वो औरत बाथरूम से वापस आ जाती है और उसे हटने को कहती है। कुताकी ने उसे जगह दे करके अपनी चिट्ठी खोल लेती है और पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने वो चिट्ठी काजू को दे दी। काजू चिट्ठी खोलती है और पढ़ती है, तुम एक नर्स हो और शायद तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि मुझे अल्जाइमर्स है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तो सब भूल रहा हूँ, पर तुम ये कभी मत भूलना कि तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम्हारे लिए बीवी बनकर की जिंदगी मुश्किल हो रही है, तुम मुझे कभी भी छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें हमेशा मेरी नर्स बन के रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़ देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे पास हमदर्दी या दया के लिए रहे। मैं ये सब तुमसे कह तो नहीं सकता, लेकिन इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। कुथाके ने काउंटर पर पेमेंट की और कैफे से निकलने से पहले एक बात कही। उसने कहा कि उसे अच्छा लगेगा अगर आज के बाद उसे नाम के बदले में मिसेस कुसागी कह करके बुला। अगली स्टोरी है द सिस्टर्स। हिराई का बार कैफे के बिल्कुल पास में था। एक दिन वो आसपास घूमते घूमते कैफे में चली आई और उसको कैफे बहुत पसंद आया। उसके बाद कैफे की रेगुलर कस्टमर बन गई। हिराई एक बार ओनर थी तो उसको अपनी आज़ादी से बहुत प्यार था। वो अपने बार को हर रात को ओपन करती थी, पर दिन में जब उसकी मर्जी हो बार तभी खुलता था। एक दिन वो कैफे आई और अचानक काउंटर के पीछे छुप गई क्योंकि कैफे में एंट्री मारी थी हिराई की छोटी बहन कुमी ने। वो कई सालों से हिराई मुझसे बात करना चाहते थे, मगर हिराई को उससे मिलना या बात करना मंजूर नहीं था। हुआ ये था कि वो दोनों बहनों के माता पिता का एक होटल था और उनकी इच्छा था कि उनकी बड़ी बेटी इस होटल में काम करना शुरू करे, पर हिराई को इस काम से नफरत थी। वो किसी के रूल्स के मुताबिक नहीं चलना चाहती थी। बचपन में उसकी छोटी बहन किराई हर वक्त उसके साथ रहती थी, पर किराई जब 18 साल की हुई तो उसने हिराई ने घर छोड़ दिया। इसके बाद उनके माता पिता ने होटल अपनी दूसरी बेटी के नाम कर दिया। फूमी कई बार टोक्यो से इस सफ़र पे आती थी बस अपनी बहन से मिलने के लिए, उसे वापस बुलाने के लिए, पर हिराई तो उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती थी। कैफे में आकर के कुमी ने वेट्रेस से पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। जब उसको लगा कि उसकी बहन उससे नहीं मिल पाएगी, तब उसने अपनी बहन के लिए एक चिट्ठी छोड़ दिया। उसके जाने के बाद हिराई ने वेट्रेस से कहा कि उसके घर वाले बहुत सेल्फिश है और वो कभी वापस नहीं जाएंगे। उसका मानना था कि कुमी को होटल संभालना अच्छा नहीं लगता और उसके जाने की वजह से ये जिम्मेदारी उस पर अकेले पे पड़ गई है। वो वापस बस इसीलिए बुलाना चाह रही थी कि वो होटल अब वापस हिराई देख ले और कुमी वो अपने सपने पूरे कर सके। ठीक एक दिन बाद हिराई का बार बंद पड़ गया था। ऐसे पूरे 2 दिन हो गए और बार रात को भी नहीं खुला। कैफे में सब रेगुलर कस्टमर और वेटर परेशान हो गए। हिराई कहाँ चली गई थी? तो एक वेट्रेस ने बताया कि उसकी बहन का वापसी में एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर की तुरंत मौत हो गई। शायद हिराई अपने घर गई होगी। सभी यही बात कर रहे थे कि हिराई कैफे के अंदर आई। जब उससे पूछा गया कि क्या हो गया है तो उसने बताया कि उसकी छोटी बहन की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर के सब दंग रह गए। इसकी बहन की अभी मौत हो गई है और ये घर पे नहीं बल्कि कैफे में है। हिराई ऐसे बर्ताव करती थी जैसे उसे किसी चीज़ पे से फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि वो अपने माता पिता के घर गई थी, पर किसी ने उसे बात नहीं की। उसके माता पिता का मानना था कि उसकी छोटी बहन की मौत हिराई की वजह से ही हुई है। अगर वो उससे मिलने नहीं आई होती तो उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। पर हिराई इस बात को इतना कैजुअली बता रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो। तो काजू ने उसे याद दिलाया कि अगर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है तो दुनिया में इतनी सारी जगह है, वहां जाने के बजाय वो इस कैफे में क्यों आई है जहां वो पास्ट में जाकर के अपनी बहन से बात कर सके। हिराई पकड़ी गई। आखिर अपनी बहन की याद उसे कैसे नहीं आती? उसने डिसाइड किया कि वो पास्ट में जाकर के अपनी बहन से मिलना चाहती है। रूल्स तो उसे सब पता थे।
काजू ने उस सफेद ड्रेस वाली औरत को बार बार कॉफी ऑफर की और वो पीती गई। वो असल में एक भूत बन चुकी है। वो सीट में बैठ करके कॉफी पीने से कभी मना नहीं कर सकती। काजू के 9 बार ऑफर करने के बाद वो बाथरूम चली गई। मौका देख देख करके हेराई उसकी जगह पे बैठ गई। काजू ने कॉफी उसके कप में डालने के बाद एक लड़की लकड़ी जैसा डिवाइस डाल दिया और जब ये बजने लगेगा तो समझ जाना तुमको तुम्हारे पास वक्त कम होगा कॉफी खत्म करने का, ये बोला। अब बस उसके एकदम बाद हिराई वो पास्ट में जा चुकी थी। पास्ट में कुमी कैफे के अंदर आई, पर इस बार हिराई छुपी नहीं बल्कि उसे देख करके मुस्कुराने लगी। उसने कई सालों बाद अपनी छोटी बहन से बात की थी। कुमी हैरान थी पर उतनी ही खुश भी थी। हिराई उसे कैसे बताती कि यह आखिरी बार है कि वो दोनों बहनें एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसे वो हर पल याद आया जब वो उसे नजरअंदाज करती थी और उसे दुख बढ़ता गया। उसने कुमी के कुछ कहने से पहले ही बता दिया कि वो घर वापस आना चाहती है। कुमी ये सुन करके बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने कहा कि अब फाइनली वो अपना सपना पूरा कर सकती है। हिराई ने उससे पूछा कि उसका सपना क्या है, तो कुमी ने बताया कि उसका सपना है दोनों बहनें अपने माता पिता के होटल को चलाए। ये सुन करके हिराई को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इतने सालों से वो सोचते थे कि कुमी उसे अपने मतलब के लिए बुलाती है। ये सोच करके उसने अपनी छोटी बहन को हमेशा अपने से दूर रखा, पर उसका असली सपना तो अपनी बहन के करीब रहना था। कुमी बहुत खुश हुई और दोनों बहनें बातें करने लगी। इतने में ही कुमी ने अपनी बहन से कहा कि वो अपने बाथरूम से जल्दी वापस आ जाएगी। जैसे ही वो बाथरूम गई वो हेराई कूट फूट फूट के रोने लगी और फिर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी वक्त वो लकड़ी बीप बीप करने लगा, यानी कि रिटर्न आने का टाइम हो गया। और उस हेराई को महसूस होने लगा कि उसके वापस जाने का क्या फायदा, उसकी बहन तो मर चुकी है और वो जीना नहीं चाहती। इतने में ही वेट्रेस काजू आई। उसने उसे समझाया कि वो वापस नहीं आएगी, तो आज का वादा जो हिराई ने गुम्मी से किया था, वो होटल चलाने जो वापस आएगी वो भी तोड़ देगी। वो वादा रखने के लिए उसे वापस जाना होगा। बाथरूम के दरवाजे की जैसे आवाज आई, हिराई ने जल्दी से कॉफी खत्म की और वापस चली गई। कुमी बाथरूम से आई तो पूछने लगी कि उसकी बहन कहाँ है। वेट्रेस ने बताया कि वो वापस आ जाएगी और घर भी जरूर आएगी। अब चौथी कहानी, मदर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट स्टोरी। तो यहाँ पे कैफे के ओनर नगारे और उसकी वाइफ थी केई। जब केई छोटी थी तभी उसके हार्ट में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। एक दिन वो ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में थी जब उसने नगारे से मिले। नगारे का उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था और वो उसको देखते रहते, कुछ सोचे समझे बिना बात किए बिना उसके सामने चली गई और कहा कि उसे शादी करना चाहती है। नगारे ने उसे बताया कि अगर वो उसे शादी करेगी तो बस एक मामूली कैफे चलानी पड़ेगी और बस। लेकिन केई को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी और दोनों की शादी हो गई। एक दिन कैफे में उस औरत वाली सीट पर छोटी लड़की बैठी हुई थी। कैफे में और कोई नहीं था। नगारे आया और उसके सामने ढेर सारा खाना रख दिया। ये देख करके उस लड़की ने कहा कि उसमें से उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, पर नगारे ने उसे कहा कि वो मेहमान किसी और वक्त से आई हुई है किसी से मिलने के लिए, तो उसके लिए सारा खाना फ्री है। इतनी ही देर में उसकी बीबी केई कैफे में आई और ये लड़की उसको देखते रही। कुछ वक्त बाद उसने केई से कहा कि क्या वो उसके साथ एक फोटो ले सकती है क्या। केई को ये बात थोड़ी तो अजीब लगी लेकिन वो मान गई। फोटो लेने के बाद उस लड़की ने अपनी कॉफी खत्म की और वापस चली आई। अब कौन थी वो लड़की, सोचने लगी। ये तो कोई नहीं जानता था और ना ही वो उन्हें बताना चाहती थी कि इन दिनों प्रेग्नेंट थी, पर उसकी हालत बहुत कमजोर थी। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसका और दोनों उसके बच्चे दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। अगर वो किस्मत से बच गए फिर भी केई की जिंदगी कम हो जाएगी और वो इस प्रेगनेंसी को हैंडल नहीं कर पाएगी। पर केई किसी भी हालत में चाहती थी कि वो इस बच्चे को जन्म दे। फिर एक दिन केई की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो इस प्रेगनेंसी को सहन नहीं कर पा रही थी और फिर उसने फैसला किया कि वो फ्यूचर में जा कर के देखेगी कि क्या होता है। वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जानता था कि अगर फ्यूचर में जाकर के केई को पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं बच पाया है तो वो टूट जाएगी। लेकिन केई नहीं मानी। उस औरत के उठते ही वो सीट पे जाकर के बैठ गई। काजू उसके कप में कॉफी डालने लगा और कहा कि जितना फ्यूचर में आगे जाना चाहती है उस दिन के बारे में सोचे। केई सोचने लगी कि वो 10 साल आगे जाना चाहती है और अचानक कैफे में जो लोग थे वो गायब हो गए। वो फ्यूचर में आ चुके थे। उसने देखा कि काउंटर के पीछे एक लड़का था। उसने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, काजू और नगारे कहाँ हैं। तो लड़के ने बताया कि वो अब यहाँ पे काम ही नहीं करते हैं, पर उसका यहाँ क्या काम है। इतनी ही देर में वहाँ पे एक छोटी लड़की आई। वो छोटी लड़की को देखते ही वो पहचान गई कि वो वही बच्चे जिसने उसके साथ में कुछ दिन पहले फोटो लेना चाहती थी। उस लड़की ने बताया कि वो कैफे में काजू का काम करती है। वो सीट पे बैठने वाले लोगों को और सफ़ेद ड्रेस वाली लोग को जो औरत थी उसको
कॉफ़ी सर्व करती है। केई के पास में टाइम कम था। उसने काउंटर वाले लड़के से कहा कि उसे जल्दी से फ़ोन थमा दे और उसको इसके बाद नगाड़े से करा दे। तो नगाड़े को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, पर उसने केई से कहा कि जो लड़की उसके सामने में बैठी हुई है वो उसकी बेटी है। ये सुनकर के केई का दिल थम गया। उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि वो पास्ट से आई है और वो उसकी माँ है। उस लड़की ने अपना नाम मिक्की बताया। केई उस बच्ची को सॉरी बोलने लगी कि उसने उसे जन्म तो दे दिया पर उसे उसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। वो जानती थी कि मिक्की की मौजूदगी का मतलब है अब कि उसके पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मिक्की तो उसे पहचानती भी नहीं थी। मिक्की को अपनी माँ के साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। उसे फ़ोटो वाली बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, क्योंकि शायद वो उस मोमेंट के फ्यूचर में हुई हो। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला सीन था कि मिक्की अपने माँ से मिल रहे थे, जिससे वो असल में कभी नहीं मिल पाएँगे। और कॉफ़ी ठंडी होने वाली थी, तो केई को जल्दी से कॉफ़ी पीना पड़ा और वो फिर वापस प्रेज़ेंट में आ गई। वापस आकर के वो बहुत रोई। उसे देख कर के नगारे समझ गया कि ये खुशी के आंसू है। कुछ महीने बाद में केई ने एक बच्ची को जन्म दिया। तो इसी मोड़ पे ये समरी तो खत्म होती है। ये कुछ कहानियाँ जो हम आपको यहाँ ये बुक से पढ़े हैं, यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि हर स्टोरी में एक मैसेज जो देने की कोशिश की गई है वो आपने ग्रैब किया होगा। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह करके सही फैसले नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो कई बार हम पास्ट में जाकर के उन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि पास्ट में जाकर के चीज़ों को करेक्ट नहीं किया जा सकता है।